सर, आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस जो कि हम फेस करते हैं डेली लाइफ में। तो ये चॉइसेस के फॉर्म में आते हैं और उनको छोड़ के बड़े चैलेंजेस पे कैसे फोकस करें वो हो नहीं पाता, कई चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हो पाती। सो एज़ ही सेड कि चॉइसेस के फॉर्म में हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। तो चॉइसेस हमेशा इस तरीके से नहीं होती कि चूज़ व्हाट यू वांट। वो करेज, वो चैलेंज सिर्फ इतना नहीं है, वो इतना भी है कि जो अदर साइड आपके पास ऑप्शन है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दूसरी, उसको भी जाने देना। इट्स लाइक अ चैलेंज ओनली कि आप एक चीज़ को चूज़ करो और दूसरी चीज़ को जाने दो। तो हम उस चीज़ से ही आगे नहीं बढ़ पाते, हम उधर कन्फ्यूज रह जाते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस बट आई कॉन्ट लेट इट गो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब रिस्क होगा मेरे लिए। एक ये चीज़ भी बहुत करेज मांगती है। तो और सर हम लॉन्ग टर्म विजन पे इतना ज़्यादा फोकस हमारा नहीं रहता, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स में ना बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हमारा जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म से थोड़ा हट जाता है कि, और हमें लगता है कि ये मेरे को टेक्निकल लग रहा है या मेरे से नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि मैं डेलीगेट कर पाऊँ उसे। और फिर मैं उसको कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को टेक्निकल लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो अगर मैं बिना इंटरेस्ट के काम करूँगा तो वो एवरेज काम होगा। तो अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में मान लो इंडिया का बेस्ट बिजनेस बनाना है अपनी फील्ड में, तो मैं वो कैसे वो कर पाऊंगा, वो चैलेंजेस, वो करेज कहाँ से लाऊंगा? पहले इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली कि जब आप चैलेंजेस वर्ड यूज कर रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हो। व्हाट इज अ चैलेंज? शॉर्ट टर्म पे बहुत ज़्यादा प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाते हैं कि चलना एक यूट्यूब वीडियो और देख लेता हूँ, उससे क्या हो जाएगा। और फिर हम जो हमारा काम होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट होता जाता है, और फिर हम कहते हैं चल यार छोड़, कल करूँगा। चैलेंजेस का इतना भी रहता है कि हम लोग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, चैलेंजेस जो भी हमारे रिस्क एपेटाइट भी डिपेंड करते हैं। जैसे एक साइड हम चूज़ कर, हम जानते हैं कि आई वांट टू डू दिस, बट हमें पता है कि अगर वो दूसरी चीज़ छोड़ेंगे तो उधर सक्सेस रेट हमारा ज़्यादा है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, बट इधर सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन दिस इज़ समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट। तो वो एक करेज और वो एक चैलेंज उधर रिस्क एपेटाइट के साथ भी जुड़ जाता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो, किस तरीके से उठाएं, कैसे अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाएं। रिस्क एपेटाइट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, रिस्क को मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है। जो भी आप करना चाहते हो उसमें पहले आप ये देखो कि कौन कौन से लोग हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में जो उस तरह का कुछ कर रहे हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा मतलब जो आप करना चाहते हो उससे भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो क्या उस मॉडल को आप समझ सकते हो? मतलब होना यह चाहिए कि अगर आप कोई भी और काम करना चाह रहे हो जो कि ट्रेडिशनल पाथ से हट करके है, उस चैलेंज की आप बात कर रहे हो, राइट? कि एक है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, उससे हट करके अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो वहां पे चैलेंज है, वहां पे रिस्क है। तो मैं अपने रिस्क एपेटाइट को कैसे बढ़ाऊं? तो रिस्क एपेटाइट को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, आपकी कैपेसिटी है मान लो 5 लाख रुपए रिस्क लेने की, आपने 10 लाख रुपए का रिस्क लिया, बैंक से भी लोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सब सही तरीके नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के, क्योंकि ये सब थियोरेटिकली सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। जब ऐसे कुछ लोगों की कहानियां सुनोगे ना, देखो उसने रिस्क लिया, आज देखो कहां पर है, बट ऐसे लाखों में एक होते हैं। हमें उनको अपना आइडल नहीं बनाना है। हमें दिमाग ये लगाना है कि जो मेरा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100% हो। तो अब ये कैसे होता है, रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है? क्योंकि अगर रिस्क मिनिमाइज हो गया तो अब चैलेंज लेना भी वर्थ हो गया, वरना चैलेंज लेना ही वर्थ नहीं है। अगर मैं आपको एक लॉटरी की टिकट देता हूं और बोलता हूं कि इसमें जीतने की पॉसिबिलिटी ये है और रिस्क की पॉसिबिलिटी ये है, तो आप कितने एक्साइटेड हो जाओगे? क्या बहुत एक्साइटेड हो जाओगे? फिर आप क्या करोगे? अपना ध्यान इधर उधर लगाओगे। एक तो आपका ध्यान उस लॉटरी में से हट गया, क्योंकि आपको पता है कि वो लॉटरी की टिकट है, वो लगने के चांसेस ही बहुत कम है, उसमें रिस्क ज्यादा है और जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, लेकिन जीत गए तो लाइफ बन जाएगी। तो ऐसे हम जीते हैं, एक्सट्रीम में जीते हैं। या तो एकदम ही कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं अपने माइंड में, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, जबकि हमको भी अंदर से पता है कि वो लॉटरी की टिकट है। ये जो आपकी दो प्रॉब्लम्स है ना, दो दिखने में लग रही है लेकिन दो नहीं है, एक ही है ये प्रॉब्लम। एक है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये एक चैलेंज हो गया, राइट? अपना जो गोल है उस पर फोकस नहीं करते, इधर उधर भटक जाते हो। उसके पीछे की जड़ क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। और एक है कि कुछ बड़ा आप सोच ही नहीं पाते हो, या सोचते भी हो तो उस पर टिक नहीं पाते हो, छोटे मोटे में उलझ करके रह जाते हो। ये दो प्रॉब्लम दिख रही है ना, इसकी जड़ एक ही है। वो जड़ क्या है कि वो जो बड़ा आप सोच रहे हो वो सिर्फ एक विश है, वो सिर्फ एक ड्रीम है जिसका कोई बेसिस नहीं है, हवाई महल है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको अचीव करने का प्लान है आपके पास में, जहां पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 100% हो, और वो प्लान आप अपने घर वालों को बता सको, आपको खुद को भी क्लियर हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो हो चुका है, उसी को तो मैप बोलते हैं। मैप उसके बेस पे बनता है जो हो चुका है, जो है, वो नहीं जो होने वाला है। उसके बेस पे मैप थोड़ी होता है, वो मैप भी इमेजिनरी हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सर आई फील कि जब हम सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस, ये रोड नोट टेकन है, एकदम से बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो चीज़ सोचने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मेरा प्रोसेस क्या होगा। उसके लिए वी कैन एक्सप्लोर। हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने सिमिलर फील्ड में कुछ किया है। एग्जैक्ट हम उन्हें कॉपी ना करें, बट कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है कि हाँ दूसरे उन्होंने ये गलतियाँ की, शायद मुझे ये नहीं करनी चाहिए, इस साइड से जाना चाहिए। तो एक प्रोसेस जब बनाएंगे तो हमें खुद भी पता चलेगा कि हाँ इधर रिस्क अब कम होता जा रहा है, ये चीज़ें हट गई, जो मेरे को ये लग रहा था कि यार ये इशू आ सकता है, फेलियर हो सकता है इधर, तो वो चीज़ें हम खुद ही एलिमिनेट कर देंगे। तो एक स्ट्रेट प्रोसेस हो जो आप दूसरों के साथ साथ खुद को बता सको कि हाँ ये चीज़ है, उसके बाद हमें वो चैलेंज इतना बड़ा नहीं लगता, हमें लगता है कि हाँ इट कैन हैपन। नॉट इट कैन हैपन, इट विल हैपन, एंड इट इज नॉट रोड नॉट टेकन। देखो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं ना, वहीं पे जाकर के हम फंस जाते हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से इट इज रोड नॉट टेकन, दैट इज वेरी रिस्की। आप यहां से कहीं जा रहे हो, आप कौन सी रोड पे जाना पसंद करोगे? रोड विच इज टेकन और रोड विच इज नॉट टेकन? विच इज़ टेकन। The road which is taken. So why are you saying that road is not taken? That road is taken, but not in your family or in your friend circle. वो आपको पता नहीं है कि वो लोग कौन है जिन्होंने वो रोड ली, और ये भी नहीं पता है कि उस रोड पे चल करके उनका क्या हुआ, या ये कह लो उस रोड पे चल करके जो सक्सेसफुल हुए उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे किया, क्या किया। अगर वो सब आपको पता लग जाए तब तो ये रोड टेकन हो गई, रोड नॉट टेकन तो है ही नहीं। तो रोड नॉट टेकन से पहले आ जाओ रोड टेकन पे, फिर आ जाओ कि किसी भी तरीके से ये जो रिस्क है और ये कैन हैपन है, इट मस्ट बिकम विल हैपन। कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये हुआ है पास्ट में, इस तरीके से उन्होंने ये किया और ये हुआ, तो मेरे को बेस्ड अपॉन माई कैपेबिलिटी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट। ये कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो आसान बनाना है मुश्किल को, मुश्किल नहीं बनाना है। सवाल ये मत पूछो कि कैसे मैं एक मुश्किल से मुश्किल गोल को अचीव करूं। सवाल ये पूछो कि कैसे मैं अपनी लाइफ के मुश्किल से मुश्किल गोल को पहले आसान बना दूं। उसका रास्ता मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, पेपर पे बिल्कुल क्लियर हो, कोई अगर मेरे से पूछता है तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो, और वो इस बेसिस पे ना हो क्लियर कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। वो इस बेसिस पे होना चाहिए कि ये रही केस स्टडी, और ऐसी एक केस स्टडी नहीं है, ऐसी ये 10 केस स्टडीज है। उन्होंने एग्जैक्टली यही किया जो मैं कर रहा हूं, और कॉपी करने में भी कोई बुराई नहीं है, बट नकल के लिए अकल चाहिए। कोई एथलीट है जो कि वर्ल्ड क्लास है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है, तो उसने एक प्रोसेस को फॉलो किया है। तो अगर आप भी उस प्रोसेस को कॉपी कर रहे हो तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका रास्ता भी मुझे पता है, मतलब मुझे ये भी पता है व्हाट टू डू, मुझे ये भी पता है हाउ टू डू, अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि 1-2 साल लगेंगे वो होने में। तो अब छोटी मोटी चीजों की तरफ जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो, वो नहीं कर पाओगे। ये कहना गलत होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट करते हो खुद को। क्यों करते हो? क्योंकि कोई बड़ा विजन नहीं है ना माइंड में। विजन किसे कहते हैं और विश क्या होती है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो विजन के बेस पे काम करते हैं, विश के बेस पे नहीं करते हैं, विशफुल थिंकिंग के बेस पे नहीं करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम विद ऑल काइंड्स ऑफ विशफुल थिंकिंग। मेरे को मिलते हैं इधर उधर यहां पे वहां पे कि सर हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मैं कहा कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर लॉजिक? फॉर एग्जाम्पल, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो, तो अब आपको क्या करना है, वर्ल्ड की जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज हैं उन सबके नाम पता है आपको? इंडिया के पता है, इंडिया के पता है, इंटरनेशनल नहीं पता। बट इंडिया में तो अभी ये मार्केट ही इतनी डेवलप नहीं हुई है, अभी तो ये मार्केट अभी फेयरली न्यू है। तो इंडिया में जिसके बारे में आपको पता भी है, उन्होंने खुद ही ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, तो उसके बेस पे आप ज्यादा बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। और प्लस वो जो इंडिया में जिनके बारे में आपको पता है वो ऑलरेडी इंडिया में लीडर्स हैं। अगर उनको आपने समझ भी लिया कि वो क्या कर रहे हैं,
तो यू विल ऑलवेज बी द सेकेंड बेस्ट और द थर्ड बेस्ट और फोर्थ बेस्ट और फिफ्थ बेस्ट. इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, तो पहले आपको गैप को आइडेंटिफाई करना होगा. वो गैप कहां से दिखेगा? जब इंटरनेशनली आप देखोगे कि इस फील्ड में, जिसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, कि किस किस तरह की एजेंसीज हैं जो ऑपरेट कर रही है, और वर्ल्ड की टॉप 10 एजेंसीज कौन सी हैं, उनकी रेवेन्यूज क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ऐसा क्या है वो जो 10 के 10 कर रहे हैं जो उन सब में कॉमन है, और ऐसा क्या है जो उन 10 में अलग अलग है. अब उसके बेसिस पे आप किस गैप को पकड़ रहे हो, आपकी जरूरत क्या है. आपके बिजनेस की नीड तो आपको है, बट जो इन्फ्लुएंसर है उसको क्या नीड है? उसको तो कोई नीड नहीं है. उसके पास तो आपकी जैसी और 10 एजेंसीज अप्रोच करेंगी. तो वाई यू, वाई नॉट समबडी एल्स? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं जो कि पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी जो फॉलोइंग है उससे, तो मैं तो उसके साथ जुड़ूंगा ना जो टॉप पर है. आपके साथ क्यों जुड़ूंगा? बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? हाँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूं. आपको इस तरह के सारे सवालों को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरे को अपने आप को छोड़ करके, यानी अपने बिजनेस को छोड़ करके, यह समझना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और क्या उसका कोई सोल्यूशन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है. अगर आप उसको कोई ऐसा सोल्यूशन दे पाओ जो और कोई नहीं दे पा रहा है, या कोई ऐसी डील दे पाओ, या कुछ ऐसा कर पाओ जो और कोई सोच भी नहीं रहा है इस वक्त इंडिया में, तब आपके लिए एक जगह है इस बिजनेस में. नहीं तो कोई जगह नहीं है. यू गॉट इट? आपको पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिली ना सर? एक पूरा स्ट्रक्चर मिल गया. एग्जैक्टली मतलब अब आपको पूरा इंटरनेशनली स्टडी करना पड़ेगा. अपनी विजन को बड़ा करो. इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर होता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, कहीं पर भी हो. उसका जो बेसिक साइकी है वो सेम होता है. दे वांट टू मेक मनी एज फास्ट एज पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल. क्या आप उसको वो स्ट्रक्चर दे सकते हो, और क्या उसके माइंड में वो ट्रस्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हो कि वो आप पे ट्रस्ट करे? वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? हो सकता है इंडिया में कोई और इस चीज को ना समझता हो सकता है आपको लगता है कि मैं समझता हूं, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं समझते हो. यहां से शुरू करो. बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट आई डोंट नो. इट्स नॉट दैट आई नो. क्योंकि अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं पता, तभी तो आप जान लगाओगे ना. जानने के लिए कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आपके सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए. मैं आपसे पूछता हूं, वर्ल्ड वाइड इसकी क्या मार्केट साइज है, यूएस में इसका मार्केट साइज क्या है, इंडिया में क्या है, पोटेंशियल क्या है. अभी 2022 में ये है, तो 2030 में क्या होने वाला है, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ होगा. जो और डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर कितना कितना बिजनेस कौन कौन सी फर्म कर रही है और कैसे कैसे कर रही है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनके साथ में कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और क्या क्या कर रही हैं. क्या आप सिंपल इन्फ्लुएंसर को ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें एडवर्टाइजर से कनेक्ट करता हूं, तो वो तो हर कोई बोल रहा है. और कैन यू गिव हिम अ रेवेन्यू स्ट्रीम जो और कोई सोच भी नहीं पा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जो इंटरनेशनली हो रहा है. सर अगर इसमें हम प्राइस सेंट्रिक में खेलें, प्राइस सेंट्रिक मार्केट की जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी को, एक तो वो बाकी जो टॉप की हैं उनसे नीचे है, प्लस जो मेरी पर्सनालिटी है, जैसा मैं हूँ, मेरे पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं सब कुछ आपको क्लैरिफाई करके दूंगा ऑन पेपर विद अ स्टैम्प, कि कंपनी के स्टैम्प के साथ कि ये आपके साथ होगा. इसको ऐसे समझो कि अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मान लेते हैं, और मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूं. अब आप मेरे पास में आए और आपने आकर के ये सब बातें बोली कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं. मैं कहूंगा मुझे क्या पता आप कैसे हो, हम पहली बार मिल रहे हैं. दैट इज वन. दूसरा, मैं आपसे पूछूंगा अभी तक आपने क्या किया है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ जुड़े हैं. आप कहोगे मुझे 2 महीने हुए शुरू करे हुए. तो जो भी अभी तक आपने कहा उसके बेस पे आप कहोगे मैं ये सस्ता दे रहा हूं, तो मैं कहूंगा हाँ वो तो आप सस्ता दोगे ना, आप नए हो, आप अभी सारी बातें करोगे ही कि मैं ये कर दूंगा, एग्रीमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बेसिस ऑफ दिस. बट मेरी तो एक रिलेशनशिप ऑलरेडी है उस कंपनी के साथ में, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. खत्म. अब क्या करोगे? फंस गए ना. ऐसे जवाब पाने से अच्छा है कि पहले ही आप इस पूरे स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लो कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो क्या होगा, आपको इधर उधर की बात ही नहीं करोगे. आप वो बात नहीं करोगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, अब वो बात करोगे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है. इसको बोलते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट्स. मतलब एक सेल्समैन आएगा आपके दरवाजे पे, घंटी बजाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, वो है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये मैं मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है. सब यही तो कर रहे हैं, तो आप भी तो यही कर रहे हो. ये हो गया फीचर्स. बेनिफिट क्या होता है? सामने वाले की साइकी को समझा कि वो जो बायर है उसको क्या चाहिए. इस प्रोडक्ट के अंदर 10 फीचर्स हैं जो कमाल के हैं, बट हो सकता है उसमें से 9 में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है. जैसे एक मोबाइल आप खरीदने जाते हो, उसमें जितने फीचर्स होते हैं सारे यूज करते हो क्या?
तो कोई मोबाइल को किसी वजह से ले रहा है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। हो सकता है एक आदमी गया मोबाइल शॉप पे मोबाइल खरीदने के लिए, जिसकी एज है 60 साल, उसको एक मोबाइल ऐसा चाहिए जो बहुत आसान हो यूज करना, और वो दुकानदार आकर के बोल रहा है सर इसमें देखो ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, वो बाहर निकल जाएगा, कहेगा भैया मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो वो फीचर्स उसके लिए नेगेटिव है, उस कस्टमर के लिए उसको फीचर्स नहीं चाहिए, उसको फीचर्स कम चाहिए। तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, सर हमारे पास ये वाले मोबाइल्स हैं बट ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऑपरेट करना। उसको समझ जाना है बात करके ही, आपको सर कैसा मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, आपका बेसिक यूज क्या रहता है। आपने वो समझा और फिर समझ करके उस कस्टमर को बोला सर हमारे पास इतने सारे मोबाइल्स हैं बट उसमें से सबसे बेस्ट आपके लिए ये है क्योंकि ये सबसे आसान है यूज करना, और आपकी एज ग्रुप में जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे पास में उन सब ने ये मोबाइल लिया है और सारे बहुत खुश हैं। इसको बोलते हैं बेनिफिट। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी हो तो व्हाट आर योर बेनिफिट्स, व्हाट इज योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सामने वाले की बात को बिल्कुल समझ जाना और उस हिसाब से फिर उसको एक स्ट्रक्चर प्लान करके देना कि आपको ये चाहिए, तो इससे अगर ये वाले इन्फ्लुएंसर्स या ये वाले आप लोगे तो उससे आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी और इन्फ्लुएंसर्स का पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। इस सबसे पहले इंटरनेशनली स्टडी करना। ये जो स्टडी आप कर रहे हो ये पढ़ाई है, ये एजुकेशन है। बट हमारे माइंड में एजुकेशन का मतलब क्या है, जो डिग्री मिल गई, डिप्लोमा मिल गया, वो एजुकेशन है। क्योंकि इंडिया में लोग एजुकेशन का मतलब यही समझते हैं। उसके बाहर तो लोगों को लगता है एक बार मेरे को डिग्री मिल गई, अब एजुकेशन की क्या जरूरत है, अब तो मेरे नाम के आगे ये लग गया है, नाउ आई नो एवरीथिंग। अरे नहीं, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो क्या आपके पास में एजुकेशन है इस इंडस्ट्री की? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हजारों बुक्स हैं, उसमें से कितनी पढ़ी है? क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में A to Z सब कुछ जानते हो आप? ये कोई भी इंसान ऐसा आकर के आपके सामने बैठ जाए जो कि इस फील्ड में टॉप पर बैठा है वर्ल्ड के किसी और पार्ट पे, मान लो न्यूयॉर्क से आता है, तो क्या उसके सामने बैठ करके आप उसकी लैंग्वेज में उसके साथ में बात कर सकते हो? या 5 मिनट में वो समझ जाएगा अभी तो आप एमेच्योर हो और मैं एक प्रो हूं। आज जो हमारी फील्ड है जिसमें मैं हूं, उस फील्ड में आई एम अ प्रो। आज से नहीं, जब हमने लॉन्च भी नहीं किया था तब से मुझे A to Z सब कुछ पता था। कहां कहां पे कौन कौन सी डील हुई है, किस किस ईयर में हुई है, कितने कितने की हुई है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही है, उनके क्या क्या रेवेन्यूज है, क्या क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं, उन सब में अलग अलग क्या है, उनके फाउंडर्स कौन है, उन फाउंडर्स का बैकग्राउंड क्या है। उसके बेस पे मैंने एक बिजनेस मॉडल बनाया। तो मुझे डे 1 से पता था कि इसमें रिस्क 0 है। बट जिनको ये सब नहीं पता था, यानी कि मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स या हमारे एम्प्लॉइज, उन सब के लिए इम्प्रैक्टिकल था, इम्पॉसिबल था। तो इम्प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं? इम्प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है? जो डेटा के बेस पे प्लान बनता है वो प्रैक्टिकल है, और जो इमेजिनेशन के बेस पे बनता है वो इम्प्रैक्टिकल है। तो एक्चुअल में उनको लग रहा था वो प्रैक्टिकल है, मैं इम्प्रैक्टिकल हूं, जबकि वो इम्प्रैक्टिकल थे, मैं प्रैक्टिकल था। क्योंकि मेरे पास में डेटा था, उनके पास में डेटा नहीं था। तो डेटा ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो डर रहे थे, मेरे अंदर कोई डर नहीं था। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? नॉलेज से। नॉलेज से, दैट टू राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग। जितना वो होता चला जाता है, रिस्क कम होता चला जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या होने वाला है, तभी इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि एक चलता हुआ बिजनेस रातों रात बंद कर दिया। मैंने कहा अब सारी एनर्जीज यहां पे लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी ये बिजनेस छोटा है, बट आने वाले 5 साल बाद ये उससे 100 गुना बड़ा हो जाएगा। एक गैप नजर आ रहा था साफ साफ, सारा फोकस उस छोटे से गैप के ऊपर, बस खत्म। उसके बाद भी पॉसिबिलिटी थी कि बाय चांस 1% ये ना हो। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये ना हो, ये पॉसिबिलिटी थी कि मेरी कई फील्ड्स में एक्सपर्टीज नहीं थी। जैसे टेक मेरा बैकग्राउंड नहीं था, और हमारा पूरा बिजनेस टेक बेस्ड है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने इस बिजनेस के एक एस्पेक्ट को तो समझ लिया इंटरनेशनली, दैट इज फोटोग्राफी, आर्ट, इमेजेस, वो तो समझ गया, बट टेक के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी। उसकी वजह से बिजनेस फेल हो गया लॉन्च करने के बाद में 6 महीने बाद। क्यों? क्योंकि वेबसाइट ही नहीं चलती थी। वेबसाइट नहीं चलेगी तो बिकेगा कैसे? तो प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? टेक, जो मैंने फोर्स ही नहीं करी थी, बट मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं आया कि ये हो नहीं सकता। इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेरे माइंड में ये डाउट नहीं था कि ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। बट हुआ क्या कि मुझे लग रहा था ये गाड़ी चल जाएगी अगर हम ये सब कुछ करेंगे, बट गाड़ी चलाई, 5 मिनट बाद गाड़ी बंद हो गई। अब क्यों बंद हो गई वो मुझे पता ही नहीं। मुझे ये नहीं पता टायर पंचर नाम की भी एक चीज होती है, और टायर पंचर को ठीक कैसे करते हैं।
तो ढूंढना पड़ा ऐसे लोगों को जिनको टायर पंचर ठीक करना आता है, बट माइंड में कभी भी ये डाउट नहीं आया कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। ये समझ आ गया था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल रही, बट इसको ठीक कैसे करना है वो मुझे पता नहीं, तो वो मैंने पहले खुद सीखा, तब फिर किसी नए को ढूंढा, उन्होंने 1-2 महीने लगाए और उन्होंने ठीक कर दिया पंचर, गाड़ी चलने लग गई। तो माइंड में ये डाउट नहीं आया कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, ये तो क्लियर था कि चलेगी, क्योंकि दुनिया में सबकी चल रही तो मेरी क्यों नहीं चलेगी। तो क्यों नहीं चलेगा ये काम, गिव मी वन गुड रीजन। सर कुछ लोग इस पे ना मतलब किस्मत पे डाल देते हैं कि भाई तेरी किस्मत नहीं चली। वो बेवकूफ होते हैं। सर इनका टॉपिक था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो करना चाहता हूँ वो कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम फर्स्ट है कि स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा है कि उससे अर्निंग का कोई वे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे ठीक करूँ। इसका एक तरीका होता है कि जो बड़ा गोल होता है ना आपकी लाइफ का, जो भी करना है आपको, उसको छोटे गोल से कनेक्ट कर दो कि अभी जो भी कर रहे हो वो उसमें कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सोचना होता है। अगर वो हेल्प करेगा तो वो काम करो, नहीं तो काम को बदल दो, छोटे काम को बदलूँ, छोटे काम को बदल दो। क्योंकि बड़ा तो जो पर्पस है वो तो डिसाइडेड है, वो तो फिक्स है, क्योंकि वो अच्छा है। अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है? जो सबका बेनिफिट करता है वो अच्छा होता है, और जो किसी का नुकसान भी कर रहा है वो बुरा होता है। सबका अच्छा कैसे हो सकता है? मतलब मैं थोड़ा सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ। सोशल, मैं समझ गया, बट सोशल वर्क जिसको आप कह रहे हो कि वो सबके लिए अच्छा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। अब मैं एग्जैक्टली बताऊँ, अगर एजुकेशन सिस्टम तो उसमें परिवर्तन लाना है तो वो तो सबके लिए अच्छा होगा। मतलब मेरा प्लान भी क्लियर नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को एग्जैक्टली बदलना कैसे है, जिससे कि अरे भाई साहब, बदलना क्यों है? एक मिनट आराम से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझना, यही हमारी गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है कि मेरी वीडियोस देख ली या मेरे ऐसे और किसी की वीडियोस देख ली तो एकदम से हमारे अंदर जोश आ गया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इंडिया को बदलना है, मुझे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, मुझे इसको बदलना है, उसको बदलना है। किसी को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या नीड है कि अभी आपको अगर एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं है तो छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, इस एजुकेशन के मतलब को समझो। बोल दो समझ लिया। अभी तक नहीं समझा। नहीं समझा? मेरी वीडियोस देखी है आपने? मतलब क्या होता है एजुकेशन आपके हिसाब से? व्हाट इज एजुकेशन? कि सही नॉलेज जो हमें करना है उसके हिसाब से नॉलेज लेना, ना कि जो सब नॉर्मली जो पढ़ाते हैं वो ही पढ़ना। तो क्या नॉलेज की कमी है आज के टाइम में? नहीं, गूगल पे सब अवेलेबल है। सब अवेलेबल है, तो नॉलेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। तो जिसको लेना है उसको लेने से कौन रोक रहा है? उनको सही तरह की नॉलेज बचपन से जो बेसिक लेवल से सिखाई जाए। बाद का एजुकेशन तो गूगल पे सब अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को जैसे ढालते हैं ना, जैसे मटके को जैसे शेप देते हैं, तो वो शेप ही गलत दिया जा रहा है, उसको चेंज करना है बेसिक लेवल से। देखो ये गड़बड़ हो जाती है। हमारा फोकस लाइफ में ऐसी जगह पे चला जाता है जो आपकी रीच से, आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, उससे बिल्कुल दूर है। अभी आपने कहा मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, और फिर आप बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, जो 12th तक का एजुकेशन सिस्टम है। किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी पेरेंट्स के पास में चले जाओ, सबसे पहले आपसे पूछेंगे आपने क्या किया हुआ है। आप कहोगे मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, वो कहेंगे तो इस रूम को भी छोड़ दो। ध्यान से समझो आपको करना क्या है। आपने पढ़ाई छोड़ दी 12th के बाद में, तो पहले कुछ करो ना। मतलब कि एजुकेशन का जो असली मतलब है उसको पहले खुद समझो, उसको समझ करके कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर करो जिसके बेस पे कुछ अचीव करो लाइफ में। फिर जा करके दुनिया को बताओ कि देखो ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। बस इतना ही तो करना है। आपने किसी का ठेका थोड़ी लेना है कि मैं इसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा। अरे उस स्ट्रक्चर में आपको घुसने तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन पेरेंट्स के माइंड में आइडल कौन है? जो IIT से निकला है, IIM से निकला है। कोई 12th पास थोड़ी आपके जैसा और मेरे जैसा। हम लोग आइडल नहीं है। तो किसको बदलोगे आप? किस पेरेंट से जाकर के बात करोगे? समझ गए प्रॉब्लम क्या है? और इसको आपने अपना बड़ा गोल बनाया हुआ है। मैं अब आपके माइंड के अंदर घुस रहा हूं। जो अभी आप इतनी देर से बात कर रहे हो ना कि सोशल वर्क और सोसाइटी को चेंज करना है, ये आपका बड़ा गोल है। और अब आप कह रहे हो कि जो छोटे छोटे गोल्स हैं उसमें मैं उलझ करके रह गया हूं, जिसकी वजह से बड़े गोल को अचीव नहीं कर पा रहा। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बड़ा गोल है, बड़ा पर्पस है, इसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। आपने किसी का कोई ठेका नहीं लेना है। आपने क्या करना है, आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ का ठेका ले लो। अपनी फैमिली से प्यार है? नहीं है या है? है। अच्छा, आप ऐसे कर रहे थे, मुझे लगा नहीं। अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो? कई बार तो ऐसा दिमाग में ख्याल आया था कि मतलब दुनिया का भला करने के लिए घर छोड़ दूँ और फिर निकल जाऊँ कहीं पे, और ऐसा सब ख्याल आ रहे थे। और
लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले अपनी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, अपने फैमिली की कंडीशन ठीक कर दूँ, एक स्टेबल लेके, उसके बाद करूँगा जो करना है। अरे दुनिया की टेंशन छोड़ो भैया, क्यों दुनिया की इतनी टेंशन लेते हो? मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन कभी समझते नहीं हो कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं या मेरी साइकी क्या है। ठीक है, 10-11 साल पहले मेरे एक सेमिनार में मैंने बोल दिया कि दुनिया बदलेगी क्योंकि ये भी होना आसान है, तो लोग उसी को पकड़ के बैठे हैं। अरे अब ये भी तो बोल रहा हूं कि अब मुझे समझ आ गया है, जैसे से मैच्योरिटी आई है, कि दुनिया नहीं बदलती है, दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है। जिसको लाइफ में कुछ करना है उसके लिए बहुत नॉलेज है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत रास्ते हैं, बहुत कुछ है। जिसको नहीं करना है उसका ठेका क्यों ले रहे हो? ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ? आपके ऊपर से एक बैगेज हटा। दुनिया के ठेकेदार मत बनो, बहुत है दुनिया के ठेकेदार, अब और नहीं चाहिए। दुनिया का ठेका ले लेते हैं और दुनिया की भी धज्जियां उड़ाते हैं और अपनी भी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो पहले अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लो, आपके घर में खुशियां आ जाए, थोड़ा सा आपके घर में पैसा आ जाए, सही रास्ते से सही काम करके। एजुकेशन सिस्टम अगर आपको पसंद नहीं है, आपने एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उस एजुकेशन सिस्टम में है उनको गलत मत बोलो। अपना जो रास्ता बनाना है वो बनाओ, और वो बना करके अगर वहीं पे खुश हो जाते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं होते हो तो अपना शेयर करो। ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाओ और जा करके बताओ कि देखो मैंने 12th के बाद में पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन आज मैं उसके बावजूद भी महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो अब आप एक रोल मॉडल बन गए। पहले खुद का एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, तभी तो बोलो ना। अभी आप कह रहे हो बेकार है, वो बेकार है जहां से करोड़ों अरबों लोगों का घर चल रहा है, और जहां से लोग बर्बाद हो रहे हैं उसको आप कह रहे हो अच्छा है। पढ़ाई छोड़ के किसकी लाइफ बनती है? बहुत कम लोगों की। तो उन कम में पहले आ तो जाओ, फिर उन कम को इंस्पायर करना है ऐसा उल्टा सीधा काम करने के लिए। लेकिन मानो अगर इस रास्ते पे चल करके आप खुद ही फेल हो जाते हो, तो आपको पूरी दुनिया को फिर क्या कहना है? सच बोलना है कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरी वोट लग गई, तुम मत छोड़ना, पढ़ लो, आगे तक कुछ कर लो। जैसा भी ये सिस्टम, यहां से निकलने के बाद में नौकरी तो लग जाती है, मेरी तो नौकरी भी नहीं लग रही। मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस करना है, दैट इज ओके। तो अगर आपका बिजनेस चल जाए तो दुनिया को बता दो कि देखो बिजनेस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, मैंने खुद एजुकेशन ग्रैब करी और देखो मैं सक्सेसफुल हो गया। बट अगर बिजनेस में आप फेल हो जाओ तो क्या आपको हक है ये सब बातें करने का? तो फिर एक गलत एग्जाम्पल हो गया। तो पहले अपना कुछ कर लो, जो भी आप बिजनेस सोच रहे हो उसको कर लो। आपको पूरा रास्ता बता दिया है कि कैसे करना है, बट करना तो आपको ही है। बट हम सब तो अंदर से तो आलसी हैं, प्लस हमारा माइंड 1000 जगह पे भटका हुआ है। तो अगर आपका माइंड हर जगह से हट करके एक जगह पे फोकस हो जाता है, दैट इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फील्ड दैट यू वांट टू एंटर, दैट टू आपको कोई गैप नजर आए। नहीं तो अगर आप कहीं ऐसी फील्ड में घुस गए जहां पे पहले ही बहुत कंपटीशन है, तो घुसने से पहले ही मैं आपको बता दूंगा फेल हो। तो पहले गैप देखना आना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्वायर करना आना चाहिए, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, फिर उसको अप्लाई करने के बाद में कुछ सही एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ गलत होंगे, उससे सीखना है। इसको रियल एजुकेशन बोलते हैं। बट पहले खुद समझ जाओ एजुकेशन क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन क्या होती है, फिर उसके बाद में अगर क्रिटिसाइज करना भी है तो कर सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है। अभी नहीं कह सकते बॉस। सो बेसिकली इट्स नॉट कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी वांट। मेरे को मेरी लाइफ में अगर मार्केटिंग करनी है तो मुझे वैसी एजुकेशन अपनी लाइफ में लेके आनी है, दैट्स इट। हमें चूज़ करना है बहुत सारे ऑप्शंस में से, इंस्टेड कि मैं बोलूँ कि मैं बीए कर रही हूँ और मेरे को करना मार्केटिंग है, तो वो बहुत गलत चॉइस होगी। तो चॉइस उसके अकॉर्डिंग करो, एजुकेशन सही है, हमारी चॉइसेस सही होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही। देखो ध्यान से समझना, अब मैंने ट्राई किया बीबीए में एंटर करने का 12th के बाद में, एंट्रेंस दिया, नहीं हुआ। उसकी तैयारी भी करी थी एक इंस्टीट्यूट से, उसके बावजूद नहीं हुआ, फेल हो गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन को तो बीच में छोड़ दिया, लेकिन उस टाइम पे एक इंस्टीट्यूट होता था, आई एम नॉट श्योर अब वो है या नहीं है, दैट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो वहां से मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो उस 1 साल में जितना मैंने सीखा उसको मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। वहां के जो प्रोफेसर थे, वहां का जो एनवायरनमेंट था, वहां पे जो और जो बच्चे थे, जो हमारा पूरा ग्रुप था, बहुत कुछ सीखा 1 साल के अंदर अंदर। दैट वॉज एज गुड एज एमबीए। उसके अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, पता नहीं कहां से कितनी कितनी तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करी, तब जाकर के मैं लाइफ में कुछ कर पाया।
उस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करके। आप चाहे इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू चलो, चाहे इसके थ्रू ना चलो, चैलेंज दोनों तरफ है। चैलेंजेस का नेचर जो है वो अलग अलग है। जो भी आप चुन रहे हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, चाहे इसको बाईपास करके अपना कोई रास्ता चुन रहे हो, कैसे वहां पे रिस्क को मिनिमाइज करना है, उसको आप रोड मैप कह सकते हो, वो प्लान कह सकते हो, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता चला जाएगा, फोकस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, जो एजुकेशन का है, वहां पर तो वो मैप क्लियर है, बट जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ नहीं है, वहां पे इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमको अपने दिमाग को थोड़ा खोलना होगा, गूगल पे जाकर के इंटरनेशनली देखना होगा कि अगर मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो उससे रिलेटेड क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। बुक्स पढ़नी होंगी बहुत तरह तरह की। यानी सेल्फ एजुकेशन इज द राइट वर्ड इन दैट केस। एक हो गई एजुकेशन जो कि ये सिस्टम आपको दे रहा है, उसके अपने प्लस माइनस है। सेल्फ एजुकेशन है, उसके अपने प्लस माइनस है। क्योंकि ये जो लोग सेल्फ एजुकेशन के रास्ते पे चलते हैं, उनको बेवकूफ बनाने वाले भी बहुत बैठे हैं। गेट रिच, कोई कि इसमें पैसा डाल दे, तेरा रातों रात डबल हो जाएगा। या अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आ जाओ, मैं आपको कोर्स कराता हूं। और वो जो करा रहा है उसने खुद ही कुछ नहीं किया है उस फील्ड में। हाँ, उसको एबीसीडी भी नहीं पता। प्राइस देता है 500 रुपए की, 500 रुपए का कोर्स है, तू सीख जाएगा और फिर प्रैक्टिकली करना शुरू कर देगा। 500 रुपए में तो चलो आपका कुछ नहीं गया, बट अगर आपने 20,000 का कोर्स किया तब तो आपका सब कुछ चला गया। घर वालों का आपके ऊपर से फेथ ही हट गया और उस 20,000 में कुछ सीखा ही नहीं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है सेल्फ एजुकेशन का, कि आपको पता ही नहीं है कि वो जो एजुकेशन आप जहां से ले रहे हो वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। जाकर के गूगल पे सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इतने कोर्सेज आ जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें से 90% फ्रॉड होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो कोर्स जो आपको करा रहा है या करा रही है, उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। कि आपसे बस किसी भी तरीके से पैसा ले लेना, आप जाओ भाड़ में, या फिर उसका यह है कि एक्चुअल में अपनी नॉलेज को शेयर करना है। तो हो सकता है वो 200 रुपए की बुक में सारा कुछ शेयर कर दिया हो उसने। तो जब 200 रुपए में आपका काम हो रहा है तो 20,000 रुपए का कोर्स क्यों ले रहे हो। और वो जो 200 रुपए की बुक है जिसने लिखी है, उसने एक्चुअल में $200 मिलियन कमाया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और वो जो आपको 20,000 का कोर्स बेच रहा है, उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ यहीं से आ रही है। उसने डिजिटल मार्केटिंग से $1 भी नहीं कमाया पूरी लाइफ में, सिर्फ बातें हैं उसके पास। तो ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हो। ऐसे सवाल अपने आप से पूछने होते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं इस पाथ के ऊपर जिसको सेल्फ एजुकेशन बोलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।